क्या आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमेशा के लिए आपके बच्चे के मुंह का निवाला छीन लेगी? क्या आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आपके जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी आपको घेर सकती है? क्या आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि आपके भोजन की थाली का एक मुख्य हिस्सा यानी कि गेहूं की रोटी को हमेशा के लिए रिप्लेस कर देगी? आइए बात करते हैं आज एक ऐसी ही बीमारी के बारे में। दोस्तों, गेहूं की एलर्जी, ग्लूटेन इंटॉलरेंस और सीलिएक डिजीज तीनों नाम शब्द के हिसाब से लगभग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन गेहूं की एलर्जी के बहुत से कारण हो सकते हैं। तो वहीं सीलिएक डिजीज और ग्लूटेन इंटॉलरेंस का सिर्फ एक ही कारण है जो कि वैज्ञानिक और डॉक्टर्स बताया करते हैं, वह यह कि किसी न किसी आनुवंशिक विकार की वजह से या फिर जीन्स की वजह से यह बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। अगर किसी एक पेशेंट को सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस डायग्नोस होता है तो उसके जो फर्स्ट ग्रेड रिलेटिव हैं, जैसे कि मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर, उनको भी यह होने की संभावना होती है क्योंकि यह एक आनुवंशिक विकार है। सीलिएक डिजीज में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो अंदरूनी लेयर है, इंटरनल लेयर है, वहां पर रोएदार स्ट्रक्चर होती है। वह रोएदार स्ट्रक्चर फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मददगार होती है। लेकिन जब किसी पेशेंट को सीलिएक डिजीज होती है तो ये रोएदार स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाती है और फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, वर्क करने में सक्षम नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जिस भी पेशेंट को सीलिएक डिजीज होती है वह माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है या फिर एनीमिया होता है। यही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को सीलिएक डिजीज होती है तो यह डिजीज जो है आगे बढ़कर उसके लिए गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है, जिसमें कि कैंसर, इनफर्टिलिटी जैसे कारण भी हैं। बात करें आज के मुद्दे की, तो गेहूं की एलर्जी के बहुत से कारण हो सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को गेहूं की एलर्जी हो सकती है या होती है तो फिर उसे दस्त होना, कॉन्स्टिपेशन होना, स्किन रैशेस होना, गंभीर मामलों में हार्ट अटैक जैसी समस्या भी हो सकती है या फिर ब्लड कैंसर होना तो आम बात भी हो सकती है अगर किसी व्यक्ति को गेहूं की एलर्जी है। यह इस बात पे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को गेहूं के कौन से तत्व से एलर्जी हुई है। कई बार गेहूं की एलर्जी गेहूं की किस्म पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आमतौर पर आम भारतीय सिर्फ गेहूं की किस्म के बारे में इतना ही समझते हैं कि गेहूं जो राशन की दुकान पर मिलता है वही गेहूं गेहूं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। गेहूं के साथ में क्षेत्रीयता भी जुड़ी हुई होती है। जो गेहूं यूरोप में पैदा हुआ है वह ऑस्ट्रेलिया का नागरिक नहीं पचा सकता, या जो गेहूं रूस में पैदा हुआ है उसे इंडियन या अफ्रीकन लोग आसानी से नहीं पचा सकते हैं। इसलिए बहुत से इंडियन नागरिक जो कि विदेशों में बसते हैं, वे अप्रवासी भारतीय हमारे देश से खाद्यान्न पदार्थ जो है मंगवाते हैं और उन्हीं खाद्यान्न पदार्थों का सेवन विदेशों में करते हैं, क्योंकि इन फूड पदार्थों के साथ में, चाहे वह गेहूं या कोई और खाद्यान्न पदार्थ, उसके साथ में क्षेत्रीयता जुड़ी हुई होती है। गेहूं की एलर्जी के जो पेशेंट हैं वे प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक डायग्नोस हो रहे हैं और यह संख्या प्रति वर्ष बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि गेहूं की एलर्जी के पेशेंटों का जो नंबर है, जो आंकड़ा है, उसे सीलिएक डिजीज या फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस के साथ में ढक दिया जाता है। यह चाहे किसी भी सरकार की मजबूरी कह दें या जिम्मेदारी कह दें, कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि गेहूं की एलर्जी का जो रियल आंकड़ा है उसे सामने लाया जाए। हो सकता है कि उसमें किसी निहित स्वार्थों की संभावना छुपी हुई हो। ऐसे में गेहूं की एलर्जी के पेशेंटों के सही डाटा आज सामने नहीं आ पा रहे हैं। गेहूं की एलर्जी की प्रमुख वजह गेहूं ही होता है, और न सिर्फ गेहूं, ग्लूटेन राई में भी पाया जाता है, जौ में भी पाया जाता है। ऐसे में जिन पेशेंट को सीलिएक डिजीज डायग्नोस होती है या फिर गेहूं की एलर्जी डायग्नोस होती है, उन पेशेंटों को गेहूं खाने से हमेशा के लिए मना कर दिया जाता है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज ही यही है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में ग्लूटेन प्रभावी फूड न खाए, तो उसे व्हीट एलर्जी या फिर सीलिएक डिजीज के जो लक्षण हैं वे कभी उसके शरीर में सामने नहीं आएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस गेहूं को सदियों से हमारे पुरखे खाते आ रहे थे वही गेहूं आज हमें खाने लगा? दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व भर में गेहूं का संकट दिखलाया भी जा रहा था और कुछ संकट उत्पन्न भी हो गया था। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में
केमिकल, बारूद, बम, गोले बनाने वाली फैक्ट्रियां या फिर तोप और टैंक बनाने वाली कंपनियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बेकार भी हो गई थी। उन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया और पूरे विश्व भर में फर्टिलाइजर युक्त, केमिकल युक्त या फिर हाइब्रिड बीज वाली खेती को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू किए ताकि वे अपने केमिकल को, अपने रसायन को उस खेती में खपा सकें। ऐसे में वे फैक्ट्रियां जो टैंक बनाया करती थी, वे फैक्ट्रियां जो तोप बनाया करती थी, बंदूकें बनाया करती थी, वे फैक्ट्रियां आज ट्रैक्टर बना रही हैं। और वो फैक्ट्रियां जो केमिकल बनाया करती थी, रसायन बनाया करती थी, वे फैक्ट्रियां आज पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स बना रही है। और इन्हीं के परिणाम स्वरूप हरित क्रांति का जन्म हुआ। और आज हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हाइब्रिड किस्म के बीजों के द्वारा खेती की जा रही है और इन्हीं किस्मों के खाद्यान्न पदार्थों को उगाया जा रहा है। तो ऐसे में जहां हमारे देश में मोनोसोडियम ग्लूटामेट के इस्तेमाल को स्वीकृति दी गई है, तो इस बात की भी आशंका उत्पन्न होती है कि जो गेहूं हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी हाइब्रिड किस्म का ही है और उसके जीन्स के साथ में छेड़छाड़ हुई है। इसी के परिणाम स्वरूप सन 1980 के दशक के बाद गेहूं की एलर्जी के पेशेंटों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। विस्फोटक रूप से ये पेशेंट जो है सामने आने लगे और आज हालात यह है कि पूरे विश्व भर में इनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन सामने आ रही है। आखिर क्या हुआ गेहूं के बीजों के साथ में? सिर्फ गेहूं ही नहीं, यहां तक कि बैंगन, कपास, मटर, टमाटर, इनके साथ में भी कहीं ना कहीं जीन्स में छेड़छाड़ की गई और हाइब्रिड बीजों वाली किस्मों का जन्म हुआ। खैर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम व्हीट एलर्जी के बारे में, जिसका अभी तक एक कारण यही समझ में आया है कि केमिकल युक्त और पेस्टिसाइड युक्त गेहूं खाने की वजह से ही गेहूं की एलर्जी के पेशेंट सामने आ रहे हैं। और वास्तव में होता भी यही है कि हम बाजार से गेहूं खरीद कर लाते हैं, उसे पिसवाते हैं और पिसवाने के बाद जो आटा हम घर में काम में लेते हैं, उस आटे में पेस्टिसाइड और केमिकल का होना लगभग तय ही होता है। आइए बात करते हैं सूडो व्हीट एलर्जी के बारे में। देखिए दोस्तों, कई बार किसी बीमारी को जानने की जिज्ञासा के चलते उसके कारणों को बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो उनमें से किसी भी एक कारण को अपने से संबंधित होना समझकर हम भी अपने आप को उस बीमारी से ग्रसित समझने लगते हैं। इस नाम से ही, सूडो व्हीट एलर्जी नाम से ही ये दिखलाई पड़ रहा है कि यह वास्तव में हमें होती नहीं है, लेकिन हम इसे समझने लगते हैं। और ऐसा ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स को बनाने वाली कंपनियां भी बार बार इस तरह के कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत करके आपको ये महसूस करवाते हैं कि हाँ, आपको भी व्हीट एलर्जी है। अगर वे ऐसा नहीं करेगी तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड में लगभग 130% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इसलिए आप किसी भी कंटेंट को देखने के बाद में अपने आप को यह ना समझ लगे कि आपको व्हीट एलर्जी है। होता यह है कि ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद में जब हम गुड फील करने लगते हैं, तो हमें लगता है कि वास्तव में हमको व्हीट एलर्जी थी और अब हमें व्हीट जो है ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा पेशेंट जो है वो सूडो व्हीट एलर्जी का पेशेंट कहलाता है। और यह अपने आप में एक मानसिक विकार ही है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमारी के बारे में स्टडी करके सोच समझकर अपने आप को उस बीमारी से ग्रसित समझने लगता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है दोस्तों। हमें जब भी किसी भी बीमारी की आशंका हो, चाहे वह व्हीट एलर्जी हो या कोई भी अन्य बीमारी, तो हमें उचित चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए और उचित इन्वेस्टिगेशन के बाद में, जांच के बाद में ही अपने बारे में धारणा बनानी चाहिए। डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए कि हमें वह बीमारी है कि नहीं। तो फिर आखिर हम क्या करें कि अगर हमें व्हीट एलर्जी डायग्नोस हो गई है तो अब हमारे पास में क्या उपाय है? देखिए, अगर आपको ये बीमारी डायग्नोस हो गई तो यह तो तय है कि अब आप जिंदगी भर गेहूं का सेवन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यह जरूर तय है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को इस श्राप से, इस अभिशाप से मुक्त रख सकते हैं। तो ऐसे में आपको करना यह है कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है। वे किसान जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना है। आपके आसपास ऑर्गेनिक फूड को ग्रो करने में मदद करना है और अपनी किचन में ऑर्गेनिक फूड को ही प्राथमिकता देनी है। ऐसा करके ही आप अपनी आने वाली पीढ़ी को इस श्राप से मुक्त रख सकते हैं। और इसके प्रयास हमें आज से ही शुरू करने होंगे, इसकी कोशिशें हमें आज से ही शुरू करनी होगी, तभी जाके हम गेहूं की एलर्जी नाम की जो बीमारी है इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं।
अन्यथा ये तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जान ही गए होंगे कि गेहूं की एलर्जी एक लाइलाज बीमारी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और कमेंट करके। आने वाले वीडियो में आप किस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं यह मुझे जरूर बतलाइएगा। आपसे मिलूंगा फिर से एक नए कंटेंट को लेके, नए अंक, नए एपिसोड वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।